everyone, welcome back to my YouTube channel Zip of Study. As I told you earlier that in my upcoming videos I'll bring most repeated and most important questions of electricity chapter. So here I am with that content. So without wasting any more time, let's continue our today's video. So first question is value of 1 milliampere and 1 microampere are. ओके अब यहाँ पे क्या है, आपको न्यूमेरिकल के लिए भी ये चीज़ बताई जाती है कि मिली एंड माइक्रो इन दोनों की वैल्यूज यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, राइट. सो 1 मिली, अब मिली की वैल्यू क्या होती है, इट्स 10⁻³ राइट. एंड 1 माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶. ओके एंड नाउ सम स्टूडेंट्स mix the values of like 1 milliampere and 1 microampere. okay अब वो पता क्या करते हैं, मान लो 1 milliampere लिखा हुआ है राइट, और एक जगह लिखा हुआ है 1 माइक्रोवोल्ट सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है, 1 माइक्रोवोल्ट लिखा हुआ है. तो वो क्या करेंगे, वो ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पे एम्पियर है यहाँ पे वोल्ट है तो इनकी वैल्यूज़ अलग होंगी या इनकी वैल्यूज सेम होंगी. बच्चे क्या करते हैं, वो इन यूनिट्स से जज करते हैं मिली और माइक्रो की वैल्यू को. बट इट इज़ रॉन्ग माय डियर्स. एम्पियर, वोल्ट, ओहम कुछ भी लिखा हो, इट डजंट मैटर. मैटर क्या करेगा कि यहाँ पे मिली लिखा हुआ है या माइक्रो लिखा हुआ है, राइट. तो जैसे 1 मिली एम्पियर आ जाए, है ना, तो आप क्या करोगे, 10⁻³ एम्पियर लिख दोगे, है ना. ये एम्पियर की वैल्यू तो नहीं है ना, ये तो मिली की और माइक्रो की वैल्यू है. ओके आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर दैट यहाँ पे 1 मिली की वैल्यू है 10⁻³ एंड 1 माइक्रो, मान लो माइक्रो ओहम लिखा हुआ है सपोज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ओहम साथ में, है ना. वैल्यू तो 10⁻⁻6 ही रहेगी ना, वो थोड़ी चेंज होगी. ओके सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, इवन ये 2020 के एग्जाम में आया हुआ है, राइट. ओके नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आज की इस वीडियो के बाद ना, राइट, आफ्टर टुडेज वीडियो you'll never get confused in question formation of this chapter, okay, from this chapter, कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बन के आएगा, कैसे फॉर्म में क्वेश्चन बन के आएगा, आप ये चीज़ में कभी स्टक नहीं होगे नेक्स्ट टाइम से, अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो कि इसमें से कैसे और किस वे में क्वेश्चन बन के आएंगे. अगर मान लो लॉन्ग क्वेश्चन भी आना हुआ, राइट, तो वो कैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे. अगर 5 मार्क का आना हुआ, 3 मार्क का आना हुआ, तो कैसे फॉर्म करेंगे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन. बिकॉज 5 मार्क का तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ही नहीं हमारे पास इस चैप्टर में, है ना. इवन पूरी फिजिक्स में नहीं है कोई खास क्वेश्चन कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है जिसका 5 मार्क सीधा सीधा बन सके, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट. 5 मार्क का क्वेश्चन था, तो पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बना दिया कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट, राइट. साथ में लिखा हुआ नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट. ओके अब इसके एसआई यूनिट का नाम भी लिखना है एंड देन डिफाइन इट, डिफाइन भी करना आपने, राइट. नेक्स्ट आगे भी क्वेश्चन है इसका, देखो अभी आगे क्या लिखा हुआ है कि अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर. ओके तो ये स्टेटमेंट मैं पूरी लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे साथ साथ लिखते जाओ ताकि आपके पास ये सारा कंटेंट रेडी होना चाहिए. स्टेडी करंट ऑफ, अब यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी हो सकती है ना, जैसे इस क्वेश्चन में करंट ऑफ 1 एम्पियर लिखा हुआ था, राइट. आपको अगर मान लो क्वेश्चन आना हो तो वैल्यूज चेंज होके आ सकती हैं आराम से. ओके फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके क्वेश्चन पढ़ के आपके माइंड में आना चाहिए कि न्यूमेरिकल है तो कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा. ओके फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके तो आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं यहाँ पे, ठीक है जी. तो ये टोटल ओवरऑल 5 मार्क का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे पूरी डिटेल पूछी हुई, मतलब पूछी हुई उन्होंने, ठीक है. सारा टॉपिक देखो कवर हो गया, चार्ज भी आ गया बीच में, करंट भी आ गया, एसआई यूनिट भी आ गया, उसकी डेफिनेशन भी आ गई फर्दर. ओके सो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है. आपने प्रॉपर हेडिंग दे के इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे उसकी स्टेटमेंट लिखनी है. एंड आई होप आप सबको याद है बिकॉज पिछली वीडियोज़ में ये चैप्टर हमने पूरा कवर करा है. ओके सो अगर कोई बच्चा ऐसा अभी वीडियो देख रहा है ये वाली जिसने पिछला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो थ्योरी वाली वीडियोस है वो नहीं देखी अभी तक, तो प्लीज़ क्लास 10 प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियोस के एक बार उन वीडियोस को चेक कर लो, एक बार उनको देख लो, बेसिक डिटेल्स पढ़ लो, तभी आपको ये सब कंटेंट समझ आएगा, तभी ये सब क्वेश्चन समझ आएंगे. बहुत मेहनत से ना बहुत सारे ईयर्स के क्वेश्चन ढूंढे हैं मैंने, ठीक है. न्यू जो लेटेस्ट ईयर्स है ना 20, 21, 22, 23, 24 इवन, तो वहाँ से क्वेश्चन ढूंढे हुए हैं. इवन जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आए, जो इस साल भी एग्ज़ाम हुए हैं फेब मार्च में, ठीक है. तो बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन बनाए मैंने, तो
पहले एक बार आप पिछली वीडियोस को देख लो अच्छे से, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है इस टाइम पे आता होना चाहिए। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ तो यू शुड नो कि उसका आंसर क्या होगा, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, हाउ टू थिंक अबाउट द लाइक आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अभी जैसे ये क्वेश्चन है तो भी कुछ बच्चे करेंगे ऐसे पैराग्राफ बना के ऐसे ही उल्टा सीधा क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर देंगे, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट वे। सो करेक्ट वे क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग लिखोगे यहाँ पे, एंड देन उसको डिफाइन करोगे, ओके। फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। चाहे देखो उन्होंने बोला नहीं है ना कि फॉर्मूला लिखो, दे सेड व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट, राइट। बट आप अपने क्वेश्चन को अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, फिजिक्स में ना एक रूल होता है, जहाँ पे भी डेफिनेशन आ जाए, राइट, तो वहाँ पे फॉर्मूला लिख देना चाहिए साथ में। आपका कौन सा कुछ जा रहा है, आपको आता है फॉर्मूला, लिखो वहाँ पे, उसके यूनिट के बारे लिख दो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको उसके बारे में पता है, राइट, डेफिनेशन लिख के, फॉर्मूला लिख के, उसके यूनिट्स लिख दो। अगर इनकेस कोई डेफिनेशन एक डायग्राम है किसी भी चीज़ में तो वो बना दो, है ना। तो ये तो होता है एक अच्छा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में क्या होता है, अब रिएक्शन, राइट, मान लो उन्होंने कोई डेफिनेशन पूछ ली तो अकेली डेफिनेशन लिख के नहीं काम चलाते होते, ठीक है। उसको साथ में उसकी एग्जांपल दे दो, उसकी रिएक्शन के थ्रू एग्जांपल दो, इवन वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगता है, राइट। तो एग्जामिनर की थिंकिंग क्या हो जाती है, जो चेक करता है ना एग्जाम, तो उसकी थिंकिंग हो जाती है कि मतलब बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी एग्जांपल्स दे रखी हैं, रिएक्शन लिख रखा है, फिजिक्स में फॉर्मूले लिख रखे हैं, इवन बायोलॉजी में डायग्राम्स बना रखे हैं, राइट। कुछ भी रिएक्शन की ज़रूरत है वो लिख रखी है वहाँ पे, पार्ट्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट आंसर अटेम्प्ट करे हुए हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें एक इम्प्रेशन अच्छा डालती हैं, ठीक है जी। सो हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है ये चीज़ भी आपको आती होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया। अब उसके बाद उन्होंने पूछा नेम एंड डिफाइन, जैसे जैसे जो जो चीज़ पूछी जाती है ना क्वेश्चन में, हमेशा वैसे ही आंसर करना चाहिए, राइट। अब जैसे नेक्स्ट उन्होंने पूछा है नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट्स, राइट। अब नेम भी लिखना आपने एंड देन डिफाइन भी करना है। नेम की अगर बात करें, नेम एसआई यूनिट का मतलब, अब देखो आप उसके बाद क्या लिखोगे, लाइन लिखोगे प्रॉपर कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, राइट। उसके बाद डिफाइन करोगे तो फिर आप हेडिंग बनाओगे 1 एम्पियर, राइट। 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखोगे आपके, उसको कैसे डिफाइन करना है सारा। एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल है, स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू कंडक्टर, ऐसे सब लिख रखा है, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट स्टार्ट करोगे, न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा है पहले वो लिखोगे। अगर मैं इस न्यूमेरिकल की बात करूँ तो देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, तो हमें तो सिर्फ इस 1 एम्पियर से मतलब है, हमारे पास आई की वैल्यू इज 1 एम्पियर, ओके। फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे यहाँ पे एन फाइंड करना है और कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ओके। आई गिवन है, एन फाइंड करना है, तो बाकी हमें पता है ना कि आई और एन है, तो ई की वैल्यू हमें गिवन होती है, हमें याद रखनी चाहिए ई की वैल्यू, और ई की वैल्यू क्या होती है ये हमें पता ही है, नहीं भी पता तो भी आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर उसकी वैल्यू मिलेगी, ओके। तो ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो ई गिवन है, आई गिवन है, एन फाइंड करना है। अब आप सोचोगे कि एन और ई के साथ अगर एन का कोई फॉर्मूला देखे तो आप सोचोगे एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, एंड दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, राइट। अब आप कहोगे कि क्यू गिवन नहीं है, राइट। तो देखो एक चीज़ तो ये हो सकती है, नहीं वो भी नहीं हो सकती बिकॉज टाइम गिवन नहीं है, ओके। टाइम गिवन होता तो हम करंट और टाइम से क्यों निकाल सकते थे, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, बट टाइम गिवन नहीं है तो वो भी नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, राइट। टाइम गिवन होगा यहाँ पे, टाइम 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 क्वेश्चन, ओ सॉरी मैंने क्वेश्चन आधा लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन थ्रू 1 सेकेंड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड, यहाँ पे था, सॉरी। टाइम के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होगा ना, सॉल्व नहीं हो पाएगा, ओके। सो देखो आप ये कर सकते हो, यहाँ से पहले टी और आई की वैल्यू यूज़ करके क्यू निकाल लो, एंड देन उस क्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्यू का फॉर्मूला निकाल लो, क्यू हो गया आई टी, है ना। अगर आपको अपने 2 स्टेप्स बचाने हैं कि लाइक एक स्टेप अलग से ना क्यू निकालने का, फिर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके एन निकालने का, उससे बेटर क्या है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू का फॉर्मूला हो गया आई टी, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे आप लिख दो आई टी इज इक्वल्स टू एन ई, राइट। नेक्स्ट स्टेप में ई इधर डिवाइड हो जाएगा बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट एन, तो एक नया फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट एक साथ कर दो सारी, मतलब 2 बार कैलकुलेशन का काम बच जाएगा आपका, और कुछ खास नहीं है। आप नॉर्मली ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, बस कैलकुलेशन का काम बच जाता है। चलो यहाँ तो बाई चांस वैल्यूज 1 सेकेंड 1 एम्पियर ईजी वैल्यूज आर गिवन, राइट, तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर कोई भी बड़ी वैल्यूज आ जाती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं 2-2 3-3 बार कैलकुलेशन करते रहते हैं, जैसे एक बार यहाँ पे करेंगे फिर यहाँ पे करेंगे जाके, है ना। तो इट्स बेटर
यहाँ से फॉर्मूला निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और इस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, राइट। ओके, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2015 में। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साथ साथ नोट कर लेना। तो ये 2015 में बोर्ड्स में आया हुआ है। ओके, अभी तो वैसे ही जो बोल सकते हैं ना कि कंपटीशन बोल सकते हैं, या जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत सारे कट हो गए, क्वेश्चन नहीं टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स कट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए एग्जाम में। एक और क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी के जैसा ना मिलता जुलता क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आया 2014 में, लेकिन इसके जैसा मिलता जुलता सेम 2024 में 24-25 के सेशन में पेपर में आया हुआ है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या डाल रखा है क्वेश्चन, 1 वोल्ट को डिफाइन करने का, और इस बार एग्जाम में आया था डिफाइन 1 एम्पियर। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला 5 का था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन 1 वोल्ट, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क। ओके, साथ साथ नोट डाउन कर लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो वर्क एंड चार्ज दोनों के फॉर्म में लिखना है। अब देखो टॉपिक आपने ये पढ़ा हुआ ऑलरेडी है ना, अब ये क्वेश्चन मैं जब बताऊंगी ना आपको, जब समझाऊंगी तो आप कहोगे कि हमने ये पढ़ा हुआ ऑलरेडी है ना, लेकिन देखो वे चेंज कर दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा के डाल दिया क्वेश्चन। उसके बाद इसके साथ भी एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आपको कैलकुलेट करनी है एनर्जी, ठीक है, ई कैलकुलेट करना है। कंज्यूम्ड इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। तो यहाँ पे चार्ज गिवन है 1 कूलम एंड बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, मतलब आपको वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 3 वोल्ट का। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो न्यूमेरिकल गिवन है साथ में। अब 3 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है स्टेप बाय स्टेप। ओके, डिफाइन 1 वोल्ट, तो पहले तो आपको सिर्फ 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। ओके, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो अभी ये भी मैंने आपको बताया हुआ कि अगर यूनिट्स को डिफाइन करना आ जाए तो हाउ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, है ना, यूनिट्स को कैसे डिफाइन करना है। अब आपको यहाँ पे क्या चीज़ याद होनी चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 वोल्ट की बात हो रही है, वोल्ट किसके यूनिट होते हैं, ठीक है, किस फिजिकल क्वांटिटी के SI यूनिट वोल्ट होते हैं, दिस थिंग यू शुड नो, राइट। अब आपको अगर पता है कि वोल्ट किसके यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट होते हैं ये, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट होते हैं। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट हैं तो अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। अगर देखो ये तब का केस है जब आप क्रैमिंग नहीं करते हो, है ना, जब हम क्रैम नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर आपने डायरेक्ट याद करा हुआ है, आपको वैल्यू याद है, दैट्स वेल एंड गुड, वैल्यू नहीं डेफिनेशन। ओके, अगर नहीं है तो इन केस तब क्या करना है, ओके, वो बता रही हूँ। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, उसका फॉर्मूला होता है W/Q, ठीक है। चार्ज को मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जितना वर्क डन हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल्स टू W/Q, राइट। अब क्वेश्चन पूछा गया कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो। 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे कि 1 जूल का वर्क होगा 1 कूलम के चार्ज को मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, राइट। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क इन एनर्जी। आई हैव ऑलरेडी रिटन, ओके, क्वेश्चन में यही बोला गया है, कहते हैं इसको मतलब 1 वोल्ट को एक्सप्रेस करो, ये रिप्रेजेंट करो इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज। ओके, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। देखो अब हम इसको थोड़ा सा ढंग से लिखे ना तो ये बन जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, राइट। तो ये इसका हो गया एक्सप्रेशन। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए पहले आप ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर आप ये चीज़ लिखोगे, राइट। उसके बाद बोला गया है कि एनर्जी फाइंड करो, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। अब ये मैंने आपको बहुत बार बताया अपनी पिछली वीडियोस में कि अगर कई जगह पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूले में वर्क है लेकिन इन्होंने क्या डाल दिया, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी डाल दी उन्होंने ना। तो भी कंफ्यूज नहीं होना कि एनर्जी का पोटेंशियल और चार्ज के साथ डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ये नहीं सोचना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आपको बताया गया है कि वर्क और एनर्जी न्यूमेरिकल के लिए सेम चीज़ है। ओके, तो अगर एनर्जी फाइंड करने को बोला है तो इट मीन्स दे हैव आस्क्ड टू फाइंड वर्क डन।
ओके तो आपको यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, V इज इक्वल टू W/Q। Q की वैल्यू 1 है, V की वैल्यू 3 है, तो वर्क की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 जूल आ जाएगी, सिंपल। ओके ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। ओके 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MCQ कम देखे जाते हैं, यहाँ से बहुत रेयर देखे जाते हैं, मतलब एग्जिस्ट तो करते हैं बोर्ड्स में लेकिन बहुत कम होते हैं। ओके एक MCQ अभी यहाँ पे 2019 में आया हुआ है एंड 20 में, ठीक है, अलग अलग ईयर्स में। देखो न्यूमेरिकल भी MCQ में डाल सकते हैं, आपने ये नहीं सोचना कि न्यूमेरिकल सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में ही आएंगे, ये चीज़ मत सोचना। न्यूमेरिकल MCQ, असर्शन, केस स्टडी किसी में भी डाल सकते हैं ये। ओके पर हाँ ये ज़रूर हिंट रहती है कि अगर कोई MCQ में न्यूमेरिकल आया ना तो वो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होगा, बहुत सिंपल, ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि 1 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो इतना लेंथी न्यूमेरिकल या उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी कि आप भी उसमें उलझ जाओ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन, देखो न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ स्टेटमेंट, तो अब मैं बोल रही हूँ साथ में आप लिखते जाना, ठीक है। व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर, ठीक है, व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अननोन रजिस्टर, मतलब किसी भी रजिस्टर के साथ बैटरी कनेक्ट करी गई है जिसकी वैल्यू है 4 वोल्ट। ओके देयर इज अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। ओके तो आपको साथ में आई की वैल्यू गिवन है 10 मिली एम्पियर, राइट, सॉरी 100 मिली एम्पियर, चलो वैल्यू तो चेंज भी होके आ सकती है, ठीक है, सेम तो कभी भी नहीं आती। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज, मतलब आपको आर फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रजिस्टर इज। ओके तो 4 ऑप्शंस दे हैव गिवन। ओके तो ऑप्शंस नहीं लिखती मैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है जी। तो दे हैव गिवन 4 ऑप्शंस ABCD, तो वहाँ पे 4 ओहम है, 40 ओहम, 400 ओहम, 0.4 ओहम, राइट। तो अभी देखो क्वेश्चन में करना क्या है, न्यूमेरिकल है ना, एज यूजुअल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा, देन फाइंड क्या करना है, एंड देन थिंक अबाउट द फॉर्मूला, सिंपल प्रोसीजर है। तो आप बिल्कुल क्रैम कर लो, गिवन डाटा, नोट डाउन द गिवन डाटा, क्या फाइंड करना है वो लिखना है, एंड देन थिंक अबाउट द फॉर्मूला, देन सॉल्व इट। ओके सो अभी देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। एक तो हमें गिवन है 4 वोल्ट बैटरी, मतलब वोल्टेज है ना, उसके बाद करंट गिवन है, ये मैंने लिखा ही हुआ ऑलरेडी, ठीक है, I इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, आर फाइंड करना है, तो इट्स वेरी सिंपल है ना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने इन चीज़ों को, इन 3 चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ा था। ओहम लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू IR का, डू यू रिमेंबर, V इज इक्वल्स टू IR। इट्स वेरी सिंपल, V की वैल्यू लिख दो 4, आई की वैल्यू तो डिवाइड हो जाएगी 100 मिली। अब देखो यहाँ पे मिली एम्पियर आ गया है ना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही मिली एम्पियर पे था कि मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, तो मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3, तो यहीं पे लिख देती हूँ मैं साथ में इक्वल्स टू आर, ठीक है, सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, इजी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसकी ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस मैंने बना रखी है, तो आप क्लास 10 प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। इवन क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, तो आप वहाँ से भी वो चेक कर सकते हो वीडियोस। ओके नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया 2019 में। ओके तो ये भी नोट डाउन कर लो, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो आया हुआ 2020 में। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी MCQ की फॉर्म में है लेकिन है न्यूमेरिकल, एग्जैक्ट न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर रेजिस्टिविटी वाले में से कोई क्वेश्चन आना हुआ ना, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज रेजिस्टिविटी में ना कोई थ्योरी का, रीजनिंग के अलावा खास क्वेश्चन बनता नहीं है, या फिर न्यूमेरिकल आएगा या रीजनिंग का होगा। अगर वहाँ से कुछ नहीं होता तो फिर ये वाला क्वेश्चन डैम श्योरली एग्जिस्ट करता ही करता है। तो ये देखते हैं अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, एक कंडक्टर है आपके पास, ओके, ऑफ लेंथ L। अब लेंथ यहाँ पे गिवन है आपको कितनी, L, ओके, वैल्यू नहीं है, लेंथ की वैल्यू L ही दे रखी है, राइट। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, मतलब आपको एरिया दे रखा है, यहाँ पे एरिया की भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसका सिंपल वैल्यू में क्या दे रखा है, A लिख रखा है, राइट। नाउ मूविंग टू अनदर वैल्यू।
अब आगे गिवन है आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, अब जैसे एरिया और लेंथ की कोई वैल्यू गिवन नहीं है ना एग्जैक्ट, तो सिमिलर मैनर में रेजिस्टेंस की भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन, उन्होंने सिंपल लिख दिया हैज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड हैज़ रेजिस्टेंस आर। ओके, तो रेजिस्टेंस गिवन है आर, राइट। नेक्स्ट, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2.5 L, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। आपको एक और कंडक्टर की वैल्यूज़ गिवन है, तो अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ, अब लेंथ कितनी है, पहले L थी, अब दूसरे कंडक्टर की कितनी है 2.5 L। ओके, 2.5 L उसकी वैल्यू गिवन है एंड रेजिस्टेंस 0.5 R। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.5 R। ओके, तो आपको कंपैरिजन करना है दोनों का साथ साथ। नेक्स्ट, ऑफ द सेम मटेरियल, अब साथ में लिखा हुआ है 2.5 R की रेजिस्टेंस है, ऑफ द सेम मटेरियल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर कि आपको मटेरियल के बारे में बता रखा है कि सेम मटेरियल है। ओके, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना आपने, सेम मटेरियल, राइट। नेक्स्ट, हैज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल्स टू, उसके बाद दे हैव गिवन 4 ऑप्शंस। ठीक है जी, तो 4 ऑप्शंस गिवन है एरिया की। इट मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, जो न्यू एरिया आएगा दूसरे कंडक्टर का। ओके, तो अभी इसका एरिया फाइंड करना है। इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, लेट अस डिस्कस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो रूल बिल्कुल सेम रहेंगे, जैसे मैं बोलती हूँ ना न्यूमेरिकल में कि सबसे पहले राइट डाउन द गिवन डाटा, तो यही काम हमने यहाँ पे करना है, राइट डाउन द गिवन डाटा, राइट। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या क्या, आप कहोगे कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस R है ना, और कुछ गिवन नहीं है हमें, राइट। तो मैं क्या करूँगी, वैल्यूज लिख लो एक साइड पे ना, कि लेंथ इज इक्वल्स टू L, एरिया इज इक्वल्स टू A, ओके, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R। क्लियर, 3 चीज़ें गिवन है, राइट। अब हमें पता है इन 3 चीज़ों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। क्लियर, फाइन। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर कंडक्टर। दे हैव रिटन के अनदर कंडक्टर है हमारे पास ऑफ लेंथ 2.5 है। अब इसकी भी वैल्यूज लिख लेते हैं फिर, है ना। लेंथ लिख दिया मैंने, राइट। अब इसकी वैल्यू जो चेंज हो रही है, मैं उसको भी कोई नाम दूंगी ना, तो मैं इसको लिखूंगी L डैश। ओके, यहाँ पे ये डैशेज में मत कंफ्यूज हो जाना, ठीक है जी। अब L डैश लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो L डैश की वैल्यू है 2.5 L। मतलब पहले कंडक्टर की जितनी भी लेंथ होगी ना, उसका 2.5 टाइम्स कर दो, वो आपके दूसरे कंडक्टर की लेंथ है। क्लियर, प्रैक्टिकली ये मीनिंग है इसका, राइट। अब आगे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। रेजिस्टेंस को भी अब नई रेजिस्टेंस को हम R डैश का नेम दे देते हैं, और उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.5 R। ओके, सो अगर इसको भी प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करी जाए, तो यहाँ पे क्या मीनिंग होगा कि जितनी भी रेजिस्टेंस पहले वाले कंडक्टर की है ना, इसकी उसका 0.5 टाइम्स कर दो, नए कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब एरिया के बारे में कुछ बता नहीं रखा, एरिया हमें फाइंड करने को बोला गया। इट मीन्स जो नया कंडक्टर है उसका जो एरिया A डैश होगा, दैट आई हैव टू कैलकुलेट। ओके, इस क्वेश्चन में मुझे वो फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखो, वी हैव 2 मेथड्स, ठीक है। सिंपल मेथड बताती हूँ आपको बस मैं। मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे R इज इक्वल्स टू L अपॉन A, है ना। कोई वैल्यू गिवन नहीं है, और तो हम और कुछ लिख ही नहीं सकते, L की वैल्यू नहीं है, A की वैल्यू, किसी की वैल्यू नहीं हमारे पास। ओके, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। क्लियर, नेक्स्ट। अब चलते हैं आगे, इधर वाली साइड फार्मूला लगाते हैं। देखो टर्म्स तो सेम ही है ना, L R A, है ना, तो फार्मूला भी सेम रहेगा, है ना। तो बस फार्मूला इस टर्म्स में चेंज हो जाएगा, लाइक R की जगह R डैश। अब रो की जगह रो डैश आएगा कि नहीं, ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमें कहाँ से पता चलेगा कि हमें रो की जगह पे रो डैश लिखना है या नहीं लिखना, ये पता चलेगा यहाँ से। क्वेश्चन में ना ये चीज़ की हिंट ज़रूर गिवन होगी आपको कि मटेरियल सेम है या नहीं। ओके, अगर इन केस मटेरियल इज सेम, तो फिर तो रो जितना इधर था वही सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। ओके, अगर इन केस लिख देते हैं कि मटेरियल चेंज हो गया, है ना, अनदर मटेरियल ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ऐसा लिखा हो, तो अगर डिफरेंट मटेरियल है फिर रो की जगह रो डैश लिखेंगे, फिर उसकी वैल्यू भी वेरी करेगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सेम मटेरियल था, तो मैंने रो की जगह रो लिख दिया, L की जगह L डैश, A की जगह A डैश, राइट। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो हमें वैल्यूज़ कुछ कुछ गिवन है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में विल सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़
ओके, तो आर डैश की जगह आएगा 0.5 आर, राइट, इक्वल्स टू रो एज इट इज, एल डैश की जगह आएगा 2.5 एल, ए की जगह ए डैश, बिकॉज ए की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, ठीक है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। नाउ शिफ्ट द लाइक जितने भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, उनको शिफ्ट कर दो एक साइड पे, तो यहाँ पे बन जाएगा आर इज इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 0.5, इसको एज इट इज रखो, बाकी सारी टर्म्स इकट्ठी कर दो, रो एल अपॉन ए। इज इट क्लियर? चेक करो, ये स्टेप सबको क्लियर होना चाहिए। सिंपल नंबर्स की आप कटिंग भी कर सकते हो, मैंने पहले इनको एक साइड कर लिया, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कि कौन नंबर ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा। ये इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 2.5 अपॉन 0.5 आ गया, रो एल अपॉन ए डैश, ए डैश है यहाँ पे, ठीक है, ये एक साइड आ गया यहाँ पे, क्लियर। अब जो मैं आपको बता रही थी कि मेथड है इसको करने का, तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आर की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, रो एल अपॉन ए, मेरे पास सेम आर की टर्म यहाँ पे पड़ी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, सिंपल है ना, यूज इक्वेशन 1 इन दिस इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आर की जगह मैं ये सारी टर्म लिख देती हूँ, रो एल अपॉन ए इक्वल्स टू, अब इसको भी सॉल्व कर लो, 2.5 अपॉन 0.5 करके देखो क्या आएगा। देखो अगर मैं पॉइंट्स हटा दूँ इनके, है ना, तो ऊपर वाला पॉइंट नीचे आएगा, नीचे वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, 25/5 रह गया, कैंसिलेशन करो तो ऊपर 5 आ गया, मतलब यहाँ पे इस पूरी टर्म की जगह 5 आ सकता है ना, और बाकी एज इट इज रो एल अपॉन ए डैश, ओके। अब देखो यहाँ पे अगर कुछ कैंसिलेशन होती हो किसी टर्म्स की, वैसे तो होगी यहाँ पे, ठीक है, जब आप कैंसिलेशन करोगे तो आपके पास देखो क्या क्या वैल्यूज रह जाएंगी लेफ्ट। नेक्स्ट देखो, रो एल विल कैंसिल आउट विद रो एल, ठीक है, एज इट इज पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो ए डैश को इधर ले आओ, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ए डैश, यहाँ पे आ गया 5, ए वाला इधर, ठीक है, ये वाला जो ए था ये इधर चला जाएगा, तो ये हो गया ए डैश इक्वल्स टू 5a, राइट, इज इट क्लियर? ठीक है, सिंपल मेथड है, लेकिन क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने आपको समझाना था, तो मैंने ऐसे प्रॉपर डिटेल में ऐसे लॉन्ग मेथड के साथ करा, अदरवाइज आप लोग अगर मान लो जैसे एमसीक्यू है ना, ये तो एमसीक्यू में आया हुआ है ना, तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड बहुत छोटे से स्टेप्स में इजीली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना कि 1 मार्क का क्वेश्चन और कितना लेंथी है, ये मैंने लेंथी मेथड से इसलिए समझा दिया, लेंथी नहीं बोलेंगे, मतलब प्रॉपर जो लिखनी है वैल्यूज़, क्या फाइंड करना है, क्या फॉर्मूले हैं, उस मेथड से इसलिए समझाया बिकॉज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है सॉल्व करने के लिए, ओके। सो जब वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे शॉर्टकट थोड़ी करेंगे ना, तो वहाँ तो पूरे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में आप शॉर्टकट करके, वहाँ तो सिर्फ ABCD आंसर लिखना होता है, हमें क्या आएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, राइट, तो ये 2020 में आया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना आपने। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आया हो इम्पॉर्टेंट। अब देखो यहाँ से जब मैंने रिसर्च करी ना ओवरऑल, तो थ्योरी के क्वेश्चंस आर वेरी रेयर, ठीक है। थ्योरी के क्वेश्चन ना कंपैरेटिवली न्यूमेरिकल बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं जो बोर्ड्स में आते हैं इस चैप्टर में से, तो आपको इस चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि न्यूमेरिकल भी लाइक न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, थ्योरी भी आ सकती है लेकिन कम है उसके चांसेस, ओके। तो अब एक क्वेश्चन और था, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये आया हुआ है 2018 में, ठीक है, क्वेश्चन 6 है हमारे पास, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही लिख लो, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है किसी कंडक्टर की, तो वो बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो थ्योरी में आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, इवन जो हमने अभी क्वेश्चन करा है ना ये वाला, तो इसमें जो हमने फार्मूला यूज़ करा है वो वहीं से ड्राइव होता है कि किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। इसका एक पार्ट था, सेकंड पार्ट था कि वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों क्वेश्चन की रीजनिंग आपको बतानी है, ठीक है जी। तो रीजनिंग का मुझे यही 1-2 क्वेश्चन मिले थे और ज़्यादा कुछ था नहीं, और ये क्वेश्चन आया हुआ 2018 में, ओके, 2018 के अंदर ये क्वेश्चन डाल रखा है, और 2 पार्ट्स हैं इसके, एक में पहली रीजनिंग का क्वेश्चन, सेकंड में था, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका,
इस चैप्टर में से जो रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड, वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है, ठीक है। उसकी मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसको सॉल्व करने के बहुत से ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इन क्वेश्चंस की, तो अभी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और पैरेलल के, ठीक है जी। तो वो भी करेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में करेंगे, ओके। एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पावर, करंट, पोटेंशियल, इन सब चीज़ों की वैल्यू गिवन होती है, एंड लास्ट में आपको बोला जाता है कि एनर्जी फाइंड करो कि कितनी कंज्यूम हो रही है ना। एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है उसको फाइंड करने के लिए बोला जाता है, एंड उसके बाद में आपको पूछा जाता है कि टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। अगर पर यूनिट का रेट लाइक 5 रुपीज़ है पर यूनिट, जो जैसे बिल आता है ना हमारा जब घर में, तो अगर पर यूनिट का रेट 5 रुपीज़ है तो कितना जो एनर्जी कंज्यूम करी है उस डिवाइस ने, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 1 मंथ की, 2 मंथ की पूछ सकते हैं, ठीक है, 1 हफ्ते की पूछ सकते हैं, 2 हफ्ते की पूछ सकते हैं, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, ठीक है। हर बार चेंज होके आ जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जैसे अभी लेटेस्ट 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है जी। तो जो ये वाले क्वेश्चंस है ना, लाइक थोड़े से लेंथी टाइप क्वेश्चन है, तो इनको हम ये न्यूमेरिकल कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की फॉर्म मैंने आपको बता दी कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड्स में इन दोनों टॉपिक्स में से। उससे पहले वाले जितने थ्योरी के थे मैंने तभी प्रॉपर वे में कराया, बिकॉज ये थ्योरी वाले क्वेश्चन थे साथ साथ, ठीक है, ऐड ऑन होकर आए हुए थे न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, तो ये हो गया। अब बाकी जो क्वेश्चन है ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, यही 2 टाइप के, एक रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल का, एक जो कॉस्ट वाले क्वेश्चंस है, एनर्जी फाइंड करके उनकी कॉस्ट फाइंड करनी। तो ये मैं आपको न्यूमेरिकल वाली वीडियो में प्रॉपर मेथड के साथ करवाऊंगी कि हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, ओके। सो ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू ऑल आर गेटिंग दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इन कमेंट सेक्शन, ओके। जब भी आपको कोई डाउट फील हो किसी भी टॉपिक में से, नॉट ओनली के साइंस का बस फिजिक्स के टॉपिक है कोई, ठीक है, जो हम चैप्टर कर रहे हैं जिसकी ये वीडियो है, तो आप किसी भी टॉपिक में से अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे कनेक्टेड, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, थैंक यू सो मच।